Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss Supreme Court of India, and this is the second part of our video. And in previous video, we discussed about the organization of Supreme Court, appointment of judges, qualification of judges, oath, tenure of judges, removal of judges, and their salaries and allowances, etc. इसके अलावा हम लोगों ने एक्टिंग चीफ जस्टिस और एड हॉक जजेस के बारे में भी बात की थी। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताना, जिन लोगों ने वीडियो देखा था, कि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है वो किन कंडीशंस पर अपॉइंट किया जाता है, या ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जब एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है। तो अब हम लोग अपने वीडियो की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग बात करेंगे रिटायर्ड जजेस के बारे में। तो किसी भी टाइम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो किसी भी जज को, जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज होता है, वो उसको रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप एक टेम्परेरी पीरियड के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह एक्ट करो। और इसके लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से और जिस किसी भी पर्सन को वो जज अपॉइंट करने की बात करते हैं उन दोनों से ही परमिशन लेनी पड़ती है, और उसके बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है। और जो ऐसे जज को अपॉइंट किया जाता है कोर्ट में, वो इंटाइटल्ड होते हैं सारे ही अलाउंसेस को, जो कि प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। ऐसा नहीं है कि ये जो रिटायर्ड जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाता है टेम्परेरी पीरियड के लिए, तो उनके जो पर्क्स होते हैं या अलाउंसेस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जैसे नहीं होते हैं, इनको प्रेसिडेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये जो जज होते हैं ये सारी ज्यूरिसडिक्शन पावर और प्रिविलेजेस ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को एंजॉय करते हैं, लेकिन इनको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं माना जाता है, या इनको सिर्फ ये कार्यवाहक जज होते हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं माना जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट की सीट के रूप में डिक्लेयर किया हुआ है, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये अथॉरिटी भी दी हुई है कि वो किसी अदर प्लेस को, फॉर एग्जांपल लखनऊ, कोलकाता, बेंगलुरु एट्सेट्रा, जो भी उनके इच्छा हो, उसको ये सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है ये किसी भी प्लेस को सुप्रीम कोर्ट की सीट बनाने के लिए प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ही ये काम कर सकते हैं। अगर किसी भी प्लेस को ये सुप्रीम कोर्ट की सीट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इनको प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना होगा, और इसके अलावा ये किसी से भी अप्रूवल नहीं ले सकते हैं, केवल प्रेसिडेंट ही इस चीज़ के लिए ऑथराइज होता है। हालांकि ये जो प्रोविज़न होता है ये ऑप्शनल होता है और ये हमेशा के लिए नहीं रखा गया है। अब हम लोग बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ कोर्ट के बारे में। तो विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग जनरली द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। प्रेसिडेंट के अप्रूवल से सुप्रीम कोर्ट जो है वो रूल और रेगुलेशंस बनाता है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस और प्रोसीजर जो है वो चलती रहे फ्लुएंटली। जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं उनको, या फिर जो प्रेसिडेंट इनको रिफर करता है अंडर आर्टिकल 143, उन केसेस को जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच होती है जिसमें कम से कम 5 जज होने चाहिए, वो डिसाइड करती है। क्या क्या डिसाइड करती है? कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, या फिर ऐसे केस जो प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 के अंडर सुप्रीम कोर्ट में भेजते हैं या रिफर करते हैं, उनको 5 जजों की बेंच जो है वो डिसाइड करती है या उस पर सुनवाई करती है। और इस बेंच में ज़्यादा जज भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 होने ही चाहिए। और बाकी जो केसेस होते हैं उनको एक ऐसी बेंच डिसाइड करती है जिसमें 3 से कम जज नहीं होते हैं, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं
लेकिन कम नहीं हो सकते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं वो ओपन कोर्ट में होते हैं। अब हम लोग पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, इन्होंने ये बोला था हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में कि हमारे यहाँ के कोर्ट के पास सबसे ज़्यादा पावर्स हैं देन एनी अदर सुप्रीम कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया में जितने भी सुप्रीम कोर्ट हैं उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बोला था। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कन्फर्ड अ वेरी एक्सटेंसिव जुरिस्डिक्शन एंड वास्ट पावर्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल भी है और फाइनल कोर्ट ऑफ अपील भी है, दोनों ही इसके पास जिम्मेदारियां हैं। और हमारे सुप्रीम कोर्ट को फाइनल इंटरप्रेटर और गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, और इसके साथ में ये गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स भी है। अब हम लोग इसके पावर्स को क्लासिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। सबसे पहली जो इसमें आती है वो है सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में हम लोग जो इंडिया के डिफरेंट यूनिट्स हैं उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इसमें जो आते हैं वो सेंटर और स्टेट्स आते हैं। इसके साथ में सेंटर और कई स्टेट्स हों, ये भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ही आते हैं, या तो फिर एक साइड में एक स्टेट हो दूसरी साइड में कई सारे स्टेट्स हो, ये भी सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। और इन सारे फेडरल डिस्प्यूट्स में सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव राइट होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का, यानी कि एक साइड में सेंटर होना चाहिए, दूसरी साइड में स्टेट्स हों, या एक ही स्टेट हो या कई सारे स्टेट्स हों, या तो फिर स्टेट हो और अदर साइड में भी स्टेट ही हो। तो ये जो ऐसे फेडरल केसेस होते हैं इनके बारे में डिसाइड करने का या जजमेंट देने का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। अब हम लोग बात करेंगे रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को गारंटर और डिफेंडर बोला है फंडामेंटल राइट्स का, और इसने सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया है कि ये रिट्स को इशू कर सके फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन एग्रीव्ड सिटीजन। 5 टाइप की जो रिट होती हैं, पहली है हैबीज कॉर्पस, दूसरी है मैंडेमस, पहली है हैबीज कॉर्पस, दूसरी है मैंडेमस, तीसरी है प्रोहिबिशन, चौथी है को वारंटो और पांचवी है सरसरारी। इन सारी रिट्स का यूज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिससे कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स किया जा सके। और इन सारी रिट्स के बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है इन द सेंस दैट एन एग्रीव्ड सिटीजन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है ये एक्सक्लूसिव नहीं है, हाई कोर्ट या अदर कोर्ट्स के पास भी रिट ज्यूरिसडिक्शन का अथॉरिटी है। केवल हाई कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट के पास है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास ऐसा नहीं है। अभी हमने पिछले स्टेटमेंट में बोल दिया था कि सारे कोर्ट्स के पास है। अब हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक प्राइमरी कोर्ट है अपील का, और ये जो अपील्स होती हैं लोअर कोर्ट्स की, यानी कि जो लोअर कोर्ट जजमेंट देते हैं, और अगर कोई पर्सन उन जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में उन जजमेंट्स के अगेंस्ट अपील कर सकता है, और यही सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है। और जो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है इसको 4 भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं उनके अगेंस्ट जो अपील जाती है। अगला है सिविल मैटर्स, और थर्ड वाला है क्रिमिनल मैटर्स, और फोर्थ है स्पेशल लीव्स का। तो ये इन 4 भागों में सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन को क्लासिफाई किया जा सकता है। कौन कौन से 4 भाग हैं? पहला है
अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, दूसरा है अपील्स इन सिविल मैटर्स, तीसरा है अपील्स इन क्रिमिनल मैटर्स, एंड जो चौथा है वो है स्पेशल लीव्स का अपील्स, स्पेशल लीव्स। अब हम लोग बात करते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 143 ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द टू कैटेगरीज ऑफ मैटर्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 143 के अंडर प्रेसिडेंट को ये ऑथराइज किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है दो मैटर्स में। पहला है ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज अराइजन और विच इज लाइकली टू अराइज। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल 143 के अंडर सुप्रीम कोर्ट से किसी ऐसे लॉ या फैक्ट पर जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, जो कि सामने आ गया है और या फिर आने वाला है, तो उस चीज़ पे यानी कि कोई इशू खड़ा होने वाला है या खड़ा हो गया है, तो उस चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। और इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है वो एडवाइस देगा, और प्रेसिडेंट जो है वो अगर उसको लगता है कि ये एडवाइस फॉलो करने लायक है तो वो उसको मान लेगा, और अगर नहीं है तो फिर प्रेसिडेंट उस एडवाइस को मना भी कर सकता है। और जो दूसरा केस है जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 143 के अंडर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एडवाइस ले सकता है, वो है ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, एग्रीमेंट, एंगेजमेंट और एनी अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उससे पहले की कोई ट्रीटी वगैरह है या एग्रीमेंट है, जो भी हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वगैरह हैं, तो जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था उससे पहले के सिग्नेचर साइन किए गए हैं, तो उनके रिलेटेड जो हमारा प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी यूज़ किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट्स देता है या हाई कोर्ट जो भी जजमेंट देता है उनको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या उन जजमेंट्स को एक एविडेंशरी वैल्यू के रूप में यूज़ किया जा सकता है, और इनको कोई भी कोर्ट जो है वो मना नहीं कर सकता है, या इनको जो भी जजमेंट आते हैं उनको हर कोर्ट को फॉलो करना ही पड़ता है, और इनके जजमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए लीगल प्रेसिडेंट्स एंड लीगल रेफरेंसेस। अब हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के बारे में। तो जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू होता है उसका मेन एम होता है टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर इशू करती हैं या लॉ बनाती हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करता है ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और ये और भी देखता है कि ये कानून जो है वो या लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, या अगर जो लॉ बनाती है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को वायलेट करते हैं तो ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो अपने इसी पावर के तहत इनको इनवैलिड बोल देता है या नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देता है। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास अदर पावर्स भी होती हैं, जिसमें वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व करता है, और फिर जो मेंबर ऑफ यूपीएससी अगर कोई मिसबिहेव करता है तो इनके मैटर्स को भी यही देखते हैं। इन सारी ये अदर्स पावर्स के अंडर आता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास इतनी जिम्मेदारी भरा काम है तो इनकी इंडिपेंडेंस कैसे सुनिश्चित की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे प्रोविजंस किए गए हैं, और सबसे पहला प्रोविज़न है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। इसमें ये सुनिश्चित किया गया है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और इनके रिमूवल की एक बहुत ही रिजिड प्रोसेस है। इनको ऐसे ही आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए ये निडर होके बिना किसी के डरे हुए अपना काम कर सकते हैं। और इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला हुआ है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर से होने की वजह से ये बिना डरे अपना जजमेंट सुनाते हैं, और फिर
फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस भी इनको दी गई हैं। सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव एंड पेंशन ऑफ जजेस ये टाइम टू टाइम डिटरमाइन की जाती हैं पार्लियामेंट के द्वारा। और एक बार अगर कोई जज अपॉइंट कर दिया जाए तो फिर ये बदली नहीं जा सकती हैं, और इसीलिए इनको कोई डर नहीं होता है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। इनका जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट दे रही है और फिर उन्होंने उनके अगेंस्ट कोई फैसला आ गया पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार के अगेंस्ट, तो फिर उनको बोल दिया कि अब आपको रिमूव किया जाएगा ऐसा वैसा, तो वो बिना डरे अपना काम करते रहते हैं। इनका अपना टेन्योर पूरा होता है। इनके खर्चे भी जो हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं, तो इनको कोई चिंता नहीं होती है। और इस प्रकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया है। और भी ये सारी प्रैक्टिसेस हैं, आप लोग देख लेना, जैसे कि बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, इट्स ज्यूरिसडिक्शन कांट बी कर्टेल्ड, सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो ये सारे स्टेप्स लिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे कि इनके इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित किया जा सके। और इसी के साथ हमारा सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर खत्म होता है। तो चलिए अब एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट नंबर 1, प्रेसिडेंट ऑथराइजेज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू अपॉइंट एनी अदर प्लेस एज सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऑथराइज करता है कि वो किसी भी प्लेस को सुप्रीम कोर्ट के सीट की तरह डिक्लेयर कर दे। स्टेटमेंट नंबर 2, सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ द जजेस आर नॉन वोटेबल बाय पार्लियामेंट। स्टेटमेंट नंबर 3, इंटर-स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स कम्स अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड स्टेटमेंट नंबर 4, रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन हाई कोर्ट। इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है वो हाई कोर्ट से ज़्यादा बड़ा होता है। तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन सी, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड ऑप्शन डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ गुड डे अहेड।